जी अपनी अंतिम पाली बेचारे अच्छे से चाहते हैं जाना। मैं नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर, यहाँ की पब्लिक जानवर की तरह जिंदगी जीना चाहती है, जानती है। हमारा बाप दादा और हम देख रहे हैं ना पैक्स क्या करता है। मोदी जी हमेशा ऐसा गेम खेलते हैं जो समाज को बांटता है। हम न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे। जी सर, मेरा सवाल यही था कि एमएसपी को लेकर सरकार कह रही कि मैं एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, एपीएमसी मंडियाँ वगैरह सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन सर, इस पे एक तमाम तरह की बातें सुनने के बाद कन्फ्यूजन बना हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर कृषि बिल क्या है। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन है सर, आपके समझ से या फिर इसे क्या कहा जा सकता है? दो तीन बात समझिए। पहले आप समझिए कृषि क्या है, भारत की इकोनॉमी को समझिए। अमेरिका, रूस, चाइना की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी दुनिया में अस्थिर इसीलिए जल्दी नहीं होती है कि हमारे पास खुदरा बाजार है। हम 12,000 अरब रिटेलर के मार्केट है। अन्य कंट्री में 1 लाख से लेकर के 10 लाख हजार करोड़ रुपए की दुकानदारी करने की ताकत है। मेरे यहाँ 10 लाख हजार करोड़ से लेकर 5 पैसे की दुकानदारी करने की हमारी क्षमता है। 5 रुपये का टिकली, 5 आना का सब्जी, 4 आना का प्याज, 40 रुपये में हम 3 दिनों का सब्जी मार्केट से ले जा करके छोटे छोटे आप दुकान पे जाएंगे जहाँ महिलाओं के लिए दुकान लगती है। एक जगह महिलाएं 50 रुपये लेकर के जाती है, वहाँ छोटी बाली खरीद लेती है, नेक्सेस खरीद लेती है, कान में पहन लेती हैं। मतलब 50 रुपये में गांव की महिलाएं, मिडिल क्लास जो है, जो पहले तो आप ये समझिए कि भारत में 85% सीमांत किसान है, बटेदार है, दहाड़ी मजदूर है। और बिहार में 92.3% सीमांत किसान है, बटेदार है, दहाड़ी मजदूर है। बिहार का जो किसान है उसके पास एक तो भारत में जो छोटे किसान है, काश्तकार है, उसके पास 2 रूम, 1 रूम से ज़्यादा तीसरा रूम नहीं होता। तो एक रूम में माँ बाप सोते हैं, दूसरे रूम में बच्चे, पोता पोती, नाती नतनी, पुतोह, बेटा, बाछी, बकरी, गाय। एक ही रूम के बाहर आप गरीब के घर में जाइएगा तो आपको लगेगा, जो गरीब ही कहिए आप उसको, 1 कट्ठा, 1.25 बीघा, 1.5 बीघा, 1 बीघा में रहने वाला, 1.5 बीघा से नीचे रहने वाला लोगों की आप स्थिति जाके देखिएगा तो शायद एक घर में बकरी से लेकर के, यदि पुतोह के घर में नहीं है, बेटा बेटी जहाँ पर पुतोह है, बेटा बेटी से 2 है, 3 बेटी है, तो माँ बाप के घर में बकरी बाछी बांधा हुआ है, तो वो अपना फसल कहाँ पर रखेगा? एक दूसरी बात, जितना वो लागत लगाता है उसकी पूंजी नहीं निकलती है, तो उसको लगता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। तो कल अपनी बेटी को उसको कपड़ा देना है, अपने बच्चों को 400 रुपया भेजना है, उसकी पत्नी को दवाई देना है, उसके पास इकोनॉमी नहीं है। तो वो जो फसल आता है औने पौने दाम में हम बिचौलिया को बेच देते हैं, 400, 500, 600। बिचौलिया क्या करता है? देखिए, पहले समझिए पैक्स क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि बाजार समाप्त हो गई हमारी। हम दुनिया के सबसे नंबर 1 बाजार में थे। गुलाबबाग एशिया का नंबर 1 मार्केट था। बाजार समिति अनुमंडल स्तर पर था, ठीक है। उसके पहले भारत में एक सिस्टम लाया गया था, कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारिता के द्वारा। गवर्नमेंट की एक सहकारिता खुली जहां हम सुरक्षित थे। जैसे हम LIC में सुरक्षित हैं, वैसे कोऑपरेटिव के माध्यम से हम कंज्यूमर को अपने पास ले जा करके हम अपनी चीज़ों को दे सकते थे। हमको बाजार और मार्केट जाने की जरूरत नहीं थी। इस कंट्री में 2 जगह कोऑपरेटिव सिस्टम लागू है। एक जगह पूर्णतः है केरल में, एक जगह महाराष्ट्र में आधा है। वहाँ मंडी सिस्टम भी है, बाजार भी है। केरल जो है वो कंप्लीट कोऑपरेटिव सिस्टम है। बिहार क्या किया? एक तो बाजार समाप्त कर दिया, किसी भी अनुमंडल पर और किसी भी ब्लॉक पर कोई गोदाम नहीं है, मंडी सिस्टम समाप्त कर दी। आप पैक्स ले आए, पैक्स पर आपने 11% टैक्स बांध दिया, ठीक। और आप सरकार ने यह कह दिया कि जितनी पंचायत में धान उपज होती है उसका 30% ही तुम खरीदोगे। अब ऑर्डर है, अब जाइए पैक्स। अब नीतीश जी अपनी अंतिम पाली बेचारे अच्छे से चाहते हैं जाना। मैं नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता।
रोपिएगा बबूल, खाइएगा कचूर। ये पूछिए पब्लिक से। सर यहाँ की पब्लिक जानवर की तरह जिंदगी जीना चाहती है, जानती है। यहाँ की पब्लिक को उससे ऊपर जीने की लिविंग स्टैंडर्ड, बस लूट लाओ, कूट खाओ, उसको ठगो, उससे पैसा मांग लो, इससे उधार मांग लो, उसकी दलाली करो। यहाँ की पब्लिक आत्मनिर्भर नहीं है। सर जब पब्लिक की आप कृषि को समझिए पहले, आप बिहार को पहले समझिए, तब आप आपको ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए, आप आते हैं पप्पू यादव, अब हम ये मंत्री संतरी तो है नहीं, हम ऐसा कर दिए, नीतीश कुमार ऐसा कर दिया। हम नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि टेलीप्रिंटर देख के पढ़ते हैं कि टेलीप्रिंटर लगा दिए और जो लिख दिया पदाधिकारी। सेंसेबल है ना, हमको पता है ना दुनिया के बारे में, हमारा बाप दादा, और हम देख रहे हैं ना पैक्स क्या करता है। 30% यदि हम धान खरीदेंगे तो वो 30% या तो बिचौलिया का खरीदेगा, या तो 3% 4% जो पप्पू यादव टाइप का जो किसान है, दलाल टाइप का जो लोग हैं, हम लोग, हमारा खरीदेगा पैसे के बदौलत। तो बिचौलिया पहले ही खरीद लेता है। और बिचौलिया का पैक्स जब गवर्नमेंट पैसा कब देती है, जब बिचौलिया लगभग 92% का अनाज खरीद लेता है, तब गवर्नमेंट देता है खरीदारी के लिए पैक्स को। और उस खरीदारी में गवर्नमेंट का 2 साल का घाटा रहता है, पहले बैकलॉग रहता है। अब उसको 11% देना भी है, उसको तुम 30% बांध भी दिए, तो 30% में कौन सा किसान का लेगा हो नीतीश दादा? 100 मीटर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का घर है। हमको तो भैया, जब इस बिहार के बारे में सोचते हैं ना, तो बड़ा पेन करता है, दर्द होती है। अब आप इन्होंने मंडी सिस्टम हमारी समाप्त कर दी, बाजार नहीं दिया हमको। पैक्स को आप देख ही रहे हैं क्या कर दिया। 2006 में इन्होंने कानून समाप्त कर दिया, हम रोड पर उतरे, किसी को समझ नहीं, क्योंकि 92% तो यहाँ बिचौलिया को बेच करके बाहर चला जाता है कमाने, तो लड़ेगा कौन? आज समझ है नहीं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम क्या है, इसको समझिए। इस कंट्री में नेहरू, सरदार पटेल, गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भारत को 4 हिस्से में बांट के किसान की लड़ाई लड़ी थी। नील गाय की खेती के माध्यम से जब ईस्ट इंडिया आया था, तो गांधी यहीं से शुरुआत किया था। पंजाब का किसान, हमारे यहाँ लगभग हल जोतने वाला खेत है। पंजाब का किसान बड़े ट्रैक्टर्स फार्मिंग करता है। 2 बजे तक पंजाब के किसान का बेटा मेहनत करता है। 4 बजे के बाद बरिस्ता, कोस्ता, सीसीडी, पिज्जा हट, बर्गर की दुकान में जाकर अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ एक बेस्ट लाइफ जीता है। एक बेस्ट लाइफ में मतलब एक ऐसा टाइम स्पेंड करता है जो गोल्डन टाइम है लाइफ का। हम अपने टाइम को जानते ही नहीं है। अब पंजाब का जो किसान है, वो अपने गोल्डन टाइम को, अपने बच्चों के टाइम को जानता है। जर्मनी पंजाब का बेटा, कनाडा पंजाब का बेटा, IAS पंजाब का बेटा। अब उसको लगता है कि ये मेरी लाइफ है। किसानी गई। पंजाब क्या करता था, मंडी और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया और बोला मुझको 1867 रुपया में तुम पूरी मूल्य दो और मैं तुमको टैक्स दूंगा। मंडी ने कहा इतना टैक्स दे दो, गवर्नमेंट ने कहा इतना टैक्स दे दो। तो टैक्स थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पंजाब के किसान को उस टैक्स में भी मुनाफा है, तो गवर्नमेंट हमसे ले ले। हमारे यहाँ तो फसल बिल्कुल विचित्र है। एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ धान का कटोरा है, दूसरी तरफ मक्का है, तीसरी तरफ मखान है, चौथे तरफ थोड़ी गेहूं है, गन्ना है। पंजाब में 2 फसल है, या तो धान या तो गेहूं। अब थोड़ा सा फोकस किया गया है गन्ना पे। तो हमारे यहाँ तो हम बटे हुए हैं। यदि मैं शाहबाद, मगध, पटना से पश्चिम चंपारण जाता हूं तो धान का कटोरा है। यदि मैं कोसी सीमांचल उस इलाके में जाता हूं तो मकई का कटोरा है। भैया हम 2 रुपया
गोभी और सब कुछ हम पैदा करते हैं, और 2 रुपया में हमसे तुम ले लेते हो, अब 20 रुपया में हमको बेचते हो, आप दिल्ली में 30 रुपया में बेचते हो और मॉल में 85 रुपया में बेचते हो, और हमसे लेते हो 2 रुपया में। शकरकंद हलवा लेते हो हमसे 5 पैसे में और दिल्ली में बेचते हो 100 रुपया में। 10 पैसे में हलवा लेते हो और 100 रुपया में बेचते हो। आलू लेते हो 5 रुपया में, अब बेचते हो 50 रुपया में। मकई लेते हो 4 आना में और उसको बेचते हो 500 रुपया में। 400 क्विंटल गेहूं हमसे लेते हो और 400 रुपया किलो मॉल में, मुकेश अंबानी के मॉल में बेचते हो। और हमारे किसान को कह रहा है कि जरा हमको बता दीजिए। बड़ा विचित्र है भाई। मैं तो सोचता हूं ना, अब नरेंद्र मोदी के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी को एन केन प्रकारन भारत के 130 करोड़ पीपुल से मतलब नहीं। कैसे मतलब नहीं है? कोरोना वायरस में 31% इकोनॉमी बढ़ गई मुकेश अंबानी की, कोरोना वायरस में आमदनी, और 28% आमदनी बढ़ गई अदानी की, और 31% आमदनी भारत के 130 करोड़ लोगों की नीचे चली गई, जीडीपी फर्स्ट। तो मेरी आमदनी, आपकी आमदनी 31 बैक, और 2% जिसको गूगल का मालिक और जो वर्कर आकर के कोलैबोरेशन करता है, भारत के बाजारों पर उसकी नजर है, वो भारत के मालकियत, बाजारों का मालकियत बनना चाहता है, और उसी माध्यम से कॉमन मैन के जमीन को खत्म करना चाहता है। वो कैसे? वहां मैं आऊंगा। अब आप एक बात इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब किसान खुद बाजार जाता है या बेचता है, या तो आप कोऑपरेटिव से ले लो, आप कहते हो ज्यादा कीमत हम देंगे, आप क्या है, अब आप ज्यादा कीमत में बेच सकते हो। तो एक बात समझिए, पहले सरकारी स्कूल में हमारे बाप दादा पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं थी। प्राइवेट स्कूल आया, प्राइवेट स्कूल ने कहा कि मैं आपको टॉपर बना रहा हूं, आपके बेटे को मैं टॉप करूंगा। क्या प्राइवेट स्कूल के पहले टॉप नहीं होते थे? IAS IPS नहीं बनते थे? तो प्राइवेट स्कूल का पदार्पण हुआ और भारत की सरकारी स्कूल कोलैप्स कर गई। अब पप्पू यादव का बेटा एलिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकल मजबूत नहीं है प्राइवेट स्कूल में पैसा। अब प्राइवेट स्कूल क्या किया? मोनोपोली कर दिया। बोला नहीं, शनिवार को उजला, रविवार को काला, शुक्र को पीला, बृहस्पतिवार को नीला, 2 महीने के बाद ये टैक्स बढ़ गया, 1 महीने के बाद सिलेबस बढ़ गया। मतलब लूटने का कई रास्ता खोल दिए। अब कॉमन मैन कह रहा है कि अब तो मैं मरा, मैं करूं क्या? तो चलो सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूल तो खत्म हो गई, अब मेरा बच्चा पढ़ेगा कहाँ? तो बाप और माँ अपनी जिंदगी, अपनी चमड़ी बेचकर अपने बच्चों को जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। ठीक? आया, आम आदमी की चीजें गई और पूंजीपति अडॉप्ट कर लिया। अब आइए प्लेन का भाड़ा। नरेंद्र मोदी कहता है कि 4,000 में आप चले जाओ। जब मेरा बाप मरता है तो 18,000 से 36,000 में टिकट मिलती है। छठ का पूजा होगा 36,000, दीपावली होगा 24,000, काली का पूजा होगा 22,000, मैं बीमार हो गया 46,000, बीबी से मिलने आना है 19,000, और जब प्लेन खाली होना है तो 4500। पूंजीपति तय करेगा कि मेरे टिकट का भाड़ा कब होगा। ए पागल, जब मैं गांव में किसानों से दूध लेता हूं तो उस दूध को तुम क्या रिफाइन करना चाहते हो? टिकट जो तुम चेंज करते हो, देखिए बेसिकली क्या है, ये 3 कानून लाए।
पहला कानून लाया कि मेरे घर में कोई भी अब बिना पूछे ढूक सकता है। हटो, क्या है, मैं इंटाइटल हूँ, आप मुझे दो, 2200 रुपया मिलेंगे, 26। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जा रहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तीसरा है, है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तीसरा है, जी वो थर्ड बिल है। जी सेकेंड बिल है जमाखोरियों का। वैसे भी हम जमाखोरी करते हैं, वो अभी कानून था जी थाने जाने का, एफआईआर होने का। जी अब जमाखोरियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। जी अब आप हमको एक बात बताइए, पप्पू यादव, यदि भारत की लगभग यदि मैं जमा कर लिया, तो कल मैं बाजार को अपने तरीके से दूंगा ना, ज़्यादा दूंगा, चिप्स बना के दूंगा, कि नमक लगा के देंगे, कि हल्दी लगा के देंगे, तो आपकी मार्केट कौन तय करेगी? अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप जाइएगा तो आपको बाजार में 1800 से ज़्यादा कीमत मिलेगा। 2 साल के बाद पूंजीपति कहेगा कि भाई तुम्हारे स्टेट में जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, उस स्टेट की क्वालिटी ठीक है, तुम इस क्वांटिटी पर, इस क्वालिटी पर देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मैं नहीं लूँगा, तुमको इस रेट में देना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद बोलेगा भाई बाजार को तुम्हारा ये फसल नहीं चाहिए, बाजार के खाने का चॉइस बदल गया, तुम्हें ये खेती करनी पड़ेगी। काउंटिंग फाइल जो आप बात करते हैं, तुमको तय करना पड़ेगा। अब हम क्या उपजाएंगे वो तय करेगा पूंजीपति। कल बोलेगा उस स्टेट में इतने में हम दे रहे हैं, तुमको देना हो तो दो, उसको बोलेगा उस यहाँ पर इतने में। मतलब जो सीमांत और किसान है उसके बारे में आप समझ लीजिए कि वो 2 साल 4 साल के बाद खेती करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास ना तो मंडी बचेगी ना तो बाजार बचेगा। ठीक है ना सर? एक सर्वे के हिसाब से मेरी बात समझिए। तो जब मंडी और बाजार नहीं बचेगा, अब पूंजीपति को हमको सामान देना पड़ेगा, तो हमारी खेती तो खाली। तो जुबरकर कहेगा और गूगल का मालिक बोलेगा कि भैया ये खेती तो तुम्हारी कोई किसी काम के नहीं है, हमें दे दो। जैसे चीन कहता है कि लेह लद्दाख मेरा है, क्योंकि चीन को पता है कि लेह लद्दाख से ही हम दुनिया पर राज करेंगे। अमेरिका की पूरी निगाह कश्मीर पे है कि हमें ज़मीन चाहिए वहाँ, वो वहीं से वर्ल्ड पे राज करना चाहता है। जुबरकर भारत के बाजार के साथ हमारे अंतिम जिंदगी जीने का जो रास्ता है, ज़मीन, उस पे निगाह है। अब मोदी जी के बारे में कुछ मुझे नहीं कहना, क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट जियो की बदौलत, मुकेश अंबानी की बदौलत है। मोदी जी केरल में मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल में है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। आसाम में बदरुल 13 MLA है, क्योंकि वो आसामी गैर आसामी की लड़ाई लड़ता है, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे। वो जाता है हैदराबाद में, अमित शाह, उसके नड्डा, सभी लोग मोदी वर्सेस ओबीसी करता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा बेनिफिट कहाँ है। अब मोदी जी को इतनी समझ नहीं है, 29 सीट पर लड़ा, 1000 से ज़्यादा सीट ओबीसी को बिहार में कहीं नहीं मिला, चाट को छोड़ के, किशनगंज छोड़ के, जहाँ उसको गाली दी। मोदी जी हमेशा ऐसा गेम खेलते हैं जो समाज को बांटता है। जमात में टॉर्चर किए वो मुसलमानों को, और अब सिखों को, जाटों को। कल सिख कहेगा मेरा देश दो, हमें जीने दो, कल जाट बोलेगा मेरा देश दो, कल मराठी बोलेगा मेरा देश दो, कल गुजराती बोलेगा मेरा देश दो, कल दलित बोलेगा हम अलग देश के लोग हैं, अलग होंगे। अम्बेडकर ने तो कहा ही था कि विधानसभा में सिर्फ दलित ही वोट देने के अधिकारी होंगे, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं अपने नौकर को खड़ा के वोट दे करके जिताएगा, तो दलित की बात नहीं करेगा। तो आज दलित ये सवाल तो खड़ा कर सकता है, आप क्या कर लोगे? माइनॉरिटीज को आप अपमानित कर ही रहे हो, सिखों को आप गाली दे ही रहे हो, जाट को आपने अपमानित कर ही दिया,
जाट नॉन यादव, जाट और नॉन जाट, तो देश को आप सही रहने दे रहे हैं? आपसे बात हम कर रहे हैं कानून बना लो, आपसे बात कर रहे हैं कमेटी तय कर लो, किसान और सरकार का जो किसान कमेटी में होगा वो किसान किसी भी कीमत पर राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं रखेगा, वो कभी वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ेगा, वह किसान और उस किसान के परिवार को कोई सरकारी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब वो किसान की बात कर पाएगा, तब वो बिकेगा नहीं। ऐसे किसान की कमेटी बनाओ और हर साल जितना हम मेहनत करते हैं, जितना लागत लगाते हैं, वो कमेटी तय करेगा कि कीमत कितनी होगी। या तो आप ये कर दो, या तो आप एमएसपी का कानून को आप अमली जामा बना दो, या नहीं तो आप पूरे देश में गोदाम को तैयार करो, बाजार भी दो, मंडी भी दो, और मैं जहां जाऊं हम 1867 से नीचे में सामान नहीं बेचे। तो यही बात तो किसान कहता है, इसके लिए इतने गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? और 29 दिनों तक सारे किसानों को इस ठंडे में मरवाने की क्या जरूरत है? तो क्या बिहार को राइट है या नहीं? जन अधिकार पार्टी नहीं थी, किसानों के साथ हम सब खड़े थे, 6 दिनों से ठंडे में थे सोए हुए, लगातार बिहार में 6 दिनों से हमें समझ है फ्यूचर का, और हम फ्यूचर खत्म नहीं होने देंगे। भले बाढ़ पानी में हम सुखाड़ में क्यों ना जिए, भले हमारा भौगोलिक स्थिति डिफरेंट क्यों ना हो, भले हम 92% सीमांत और बटेदार हैं, लेकिन हम ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म देखेंगे, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, जीतेंगे भी। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे।